नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? नमस्कार। और मैं अच्छा हूँ। मेरे दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। और अभी तो देश से बड़ी विचित्र घटनाएं आ रही हैं जी सामने। जी। और आजकल पूरा मीडिया में एकदम से हमेशा एक्साइटिंग न्यूज की भरमार होती रह रही है। मैं पिछले एक सप्ताह से जो देख रहा हूँ, या जी यूं कहें कि अक्टूबर का महीना बहुत ही ज्यादा ये फेनोमेनल रहा है। क्योंकि हमने देखा कि वो इधर लेबनान से जो शुरू हुई घटनाएं थी, अब वो मुंबई में भी अपना रंग बिखेर रही हैं क्या? कुछ ऐसा लग रहा जी है। बिल्कुल। तो मृत्युंजय, आपने जो है थोड़ा सा प्रेमिस तो दे ही दिया। क्योंकि मुंबई में कल रात को बाबा सिद्दीकी नाम के एक पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी मशहूर रहते हैं। अगर आप बॉलीवुड को फॉलो करते हैं तो बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत अक्सर आप सुनेंगे। वो अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए बड़े मशहूर थे। और साथ ही साथ शाहरुख खान और सलमान खान के दोस्ती करवाने के लिए भी जो है वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं बाबा सिद्दीकी। और कल रात को वो अपने बेटे के ऑफिस से निकल रहे थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। और फिर उनको हॉस्पिटल रश किया गया और उसके बाद जो है हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। करीब रात को 2-2:30 बजे के अराउंड जो है बॉलीवुड के सितारों का जो है तांता लग गया उस हॉस्पिटल में जहां पर बाबा सिद्दीकी थे। चाहे सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त, बड़े बड़े जो नाम हैं बॉलीवुड के, वो लोग आए। और शिल्पा शेट्टी की तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा जो बात सामने निकल कर आई, पहली बात तो ये कि इस हमले की जो जिम्मेवारी है वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। अब अगर आपको ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है तो करीब 2-3 साल पहले जो है सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक बहुत नामी गिरामी जो है पंजाबी सिंगर थे, उनका दिन दहाड़े शूट आउट हुआ। और उस शूट आउट में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। और उस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई बेसिकली एक पहले एक छोटा सा गैंगस्टर था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी पकड़ अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और वो लाइमलाइट में तब आया जब सलमान खान, जो कि ब्लैक बक का जो मामला था उसमें जो है गिरफ्तार हुए थे। और वो लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई समाज से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो ब्लैक बक है ये भी जो है वो बिश्नोई समाज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए काफ़ी पूजनीय है। तो इसको लेकर जो है लॉरेंस बिश्नोई की बहुत एनिमिटी रही है। और अब मूसेवाला के असैसिनेशन के बाद उन्होंने ओपन चुनौती दी थी सलमान खान को कि वो उनको असैसिनेट करेंगे। और कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, इनफैक्ट 1 या 2 महीने पहले, सलमान खान के घर के बाहर जो है एक कुछ फायरिंग भी की गई। और साथ ही साथ जो है पिछले कुछ हफ्ते पहले ही एक कपल जो है वो सलमान खान के क्या कहते हैं बंगले के आसपास देखा गया, और उनके गार्ड से कुछ सस्पेक्टेड सवाल जवाब करते हुए भी जो है उनको पकड़ा गया। तो ये अब जो है पूरा मामला निकलकर सामने आया है। मृत्युंजय, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड, ये दो नाम जो है, हमने अगर किसी ने 90s में न्यूज़ सुनी होगी तो ये नाम बिल्कुल एक दूसरे के प्राय हो चुके थे। चाहे क्योंकि एन नंबर ऑफ एनकाउंटर्स, एन नंबर ऑफ एक्सटॉर्शन, एन नंबर ऑफ शूटआउट्स, क्या क्या नहीं हुआ 90s के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड के द्वारा। और दाऊद इब्राहिम हो, चाहे छोटा छोटा शकील हो, या फिर और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हो, तो उन सब का जो है एक एक तूती बोलती थी एक समय पर बॉलीवुड में। लेकिन अब जो है समय के साथ साथ वो सब इन्फ्लुएंस अब खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी पर ये अटैक हुआ है, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या उससे एक बार फिर से बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर नजर जो है वो जो एक तरीके से था कि एक वो चैप्टर बंद हो गया था, वो चैप्टर एक तरीके से फिर से खुल गया है? देखिए, ये जो घटना घटी है मुंबई में घटित हुई है। जी और मुंबई को हम माया नगरी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, है तो एक अपने आप में एक शहर ही, लेकिन अपने आप में भारत की आर्थिक राजधानी है। और
वो सपनों की दुनिया वाला शहर है या सपनों का शहर है। अगर कोई अपनी किस्मत को कई माने एक्सपोनेंशियली बहुत बड़ा बनाना चाहता है, उसको साकार करना चाहता है, तो उसके लिए अगर कोई शहर आपको दिखाई देता है तो वो मुंबई शहर ही है। जी, तो वो और देखिए एक अपराध की दुनिया में एक वर्ड आता है, एक शब्द संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जी, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक एक तर्कपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने वाला जो शख्स भारत में दिखाई देता है वह है दाऊद इब्राहिम, जिसने समाज के कई अलग अलग तबके के लोगों के एस्पिरेशन को अपने स्वार्थ के साथ उसने जोड़ा। और उस दौर में जबकि डॉन तो वहां पर 40 के दशक से ही अपराधीकरण की स्थिति हम देखते हैं। जी, जिस समय के डॉन जो थे वो उस 40 के दशक से लेकर के और तकरीबन 70 के दशक तक, 80 के दशक के शुरुआत तक ऐसे लोग होते थे जो मास्कुलर किस्म के लोग होते थे, जो शरीर से बड़े ही ताकतवर होते थे, पठान किस्म के, जी। और जो छुरेबाजी में बहुत एक्सपर्ट होते थे। तो और ऐसे लोगों की आयरॉनिकली सबसे टूटी पहला बोलती थी। डॉन जो था वो भी एक अफगानी ही था, पठान अफगानी था। जी, वो करीम लाला था। जी, करीम करीम लाला। लाला के पहले भी बहुत सारे लोग थे जो बड़े छुरेबाज थे। जी, तो इन लोगों ने भी मुंबई के अलग अलग पॉकेट्स में, बासु दादा था, कई सारे साउथ के लोग थे। इसके बाद वो 60 के दशक में तो तमिलनाडु से आए हुए गैंगस्टर्स की वहां पे बहुत तूती बोलती थी, जी, जिसके खिलाफ भी बाल ठाकरे ने, क्योंकि पूरा का पूरा धारावी जो इलाका है वहां का, तो वो तो साउथ इंडियंस का ही एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। और वरदराजन मुदलियार जी, जो जो वर्गराजन, जो जी। जो कि जी, जिसका कि बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। और वही वरदराजन मुदलियार जो था वो तमिलनाडु से, तो उसने आकर के अपना एक साम्राज्य क्रिएट किया। उस दौर में 3 लोगों की एक तरह से बंदिश चला करती थी या गठबंधन था, जिसमें कि एक था तमिलनाडु का वरदराजन मुदलियार था, और दूसरा आपको था एक करीम लाला जो एक अफगानी पठान था, जी, और तीसरा जो था ये जो हाजी मस्तान। तो ये तीनों की एक तिकड़ी थी जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग बिजनेस में थे। स्मगलिंग में जहां पर हाजी मस्तान की चला करती थी, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये वरदराजन मुदलियार जो था वो ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला था। जी, तो इन सभी मामलों को चलाता था वहां से। और इसका मेन जो हब था वो ये जो धारावी का इलाका है, तो उसी इलाके से वो अपने ऑपरेशंस को चलाता था। और तीसरा था प्रॉपर्टी के पर कब्जा करना और अपने साम्राज्य को फैलाना, रेंट वसूली करना, जी, और साथ ही साथ मांडवली करना, लोगों को एक तरह से अपने प्रभाव में रखना। जी, तो उसके लिए जो सबसे ताकतवर गैंग था, जो कि मसल पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था, जी, तो वो था आपको करीम लाला का गैंग। लेकिन तीनों के वर्चस्व पर हावी हुआ अगर कोई आधुनिक हथियारों के साथ, और उसने एक पहली दफा एक ऐसा गैंग बनाया जिसमें कि कई सारे हिंदू शूटर्स भी थे, मुस्लिम शूटर्स भी थे, और सभी लोगों को उसने संगठित करके और एक इंटरनेशनल लेवल का गैंग बनाया, जी। जो कि गुजरात से लेकर के, गुजरात का जो ये तटीय इलाका, पूरा का पूरा तटीय गुजरात जो है, वहां पर उसके सामान आते थे विदेशों से, दुबई से और कहीं कहीं अन्य जगहों से। जी, और फिर उसको इंडिया में, जैसे उस जमाने में बहुत तरह के प्रतिबंध होते थे फॉरेन गुड्स के, जैसे उसमें सोना भी था, ट्रांजिस्टर्स भी होते थे, घड़ियां होती थी, गॉगल्स, तो वो तमाम तरह की चीजें विदेशों से आती थी स्मगल होकर के। और दाऊद इब्राहिम उनको उतरवाता था, और इनके पास जो गुर्गे थे उसमें इनका भाई था अनीस इब्राहिम हुआ करता था, छोटा शकील होता था, छोटा राजन होता था इनका। तो ऐसे ऐसे करके, इसके अलावा ये माया डोलास, जी, तो ये तमाम तरह के इनके लोग थे जिनके जरिए वो मुंबई के साम्राज्य को चलाता था। लेकिन 80s के दशक के लास्ट में जब इसके ऊपर शिकंजा कसा, तो ये भागकर शिफ्ट हो जाता है दुबई, और वहीं से अपने साम्राज्य को अपने लोगों के मार्फत चलाता है। इसके अलावा लेकिन ये फिर बॉलीवुड में ये पकड़ बनाता है। आपको बता दें कि 80s के दशक में ही जो क्रिकेट का मामला है, तो क्रिकेट में तो एक बार कहा जाता है कि ये सीधे कपिल देव जो कप्तान हुआ करते थे उस दौर में जी, 80s में,
तो उनके ड्रेसिंग रूम में घुस गया था और वहां जाकर के वो मैच फिक्सिंग की बात करने लगा था। तो कहा जाता है कि कपिल देव ने उसे सख्ती से मना किया और उसे वहां से भगाया जी कि ऐसी चीजें हमें पसंद नहीं। खैर, तो जो भी स्थिति रहा हो, और देखिए दाऊद इब्राहिम का जो मामला है वो बड़ा ही मृदभाषी आदमी था। हम्म लोग कहते हैं, जैसे एस जैदी का नाम आपने सुना होगा, जिसने की मुंबई अंडरवर्ल्ड पे काफी सारी किताबें लिखी हैं, ये डोगरी टू दुबई, या फिर और भी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब पर अपने चैनल्स बना रखे हैं जिस पर कि वो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो जी जो जब मुंबई कांड के बाद उन्होंने किसी तरह से संपर्क किया, तो बताते हैं कि जिस आदमी से वो बात कर रहे थे, और वो आदमी अपने आप को दाऊद इब्राहिम, जिन सूत्रों के जरिए बातचीत हो पा रही थी, जी ऐसा बातचीत करने में था, इतना मृदभाषी था, इतना सॉफ्ट स्पोकन था वो आदमी, जी कि आप कह ही नहीं सकते कि वो इतना क्रूर गैंगस्टर था, लेकिन वो पूरे भारत में कहीं भी किसी की भी हत्या करा सकता था। बिल्कुल आगे चल करके जब फिल्में करोड़ों रुपए की कमाई करने लगी, तो फिर ये एक ऐसा दौर आया कि फिल्मों के इंटरनेशनल राइट्स, पायरेटेड फिल्में, इसके अलावा पायरेटेड गुड्स, इंडिया में पायरेटेड सामानों का एक बहुत बड़ा मार्केट जो डेवलप हुआ है। जी आप ये बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे एडिडास और नाइकी के कई सारे ऐसे जूते हैं जो आप कुछ विंडोज से जो शॉपिंग करते हैं, आप ये जी बता नहीं सकते, आप कंफर्म नहीं कर सकते कि वो ओरिजिनल है या पायरेटेड है या पायरेटेड क्या है है। जी बिल्कुल जी। तो पायरेसी का पूरा जो धंधा है इंटरनेशनल लेवल पे, मर्केंडाइज का पूरा बिजनेस है, और इन सब का ये उसने कंट्रोल करने के लिए अपने लोगों को खड़ा किया मुंबई में। इसके अलावा प्रॉपर्टी का पूरा मामला जो था, यानी रियल एस्टेट का क्षेत्र है, तो मुंबई में ये सारी चीजें उसने क्रिएट तो कर दी, और करने के बाद उसने काफी दिनों तक इन सभी चीजों को कंट्रोल किया। जी लेकिन बिल्कुल अब समय जब बीता, हालांकि 1994 से ही शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी, तो उसने उनकी कमर तोड़नी शुरू की और उनके ऑपरेशंस को इंडिया में, खासतौर पे मुंबई में, उस रूप में जरूर कंट्रोल कर लिया कि जो मुंबई की सड़कों पे खूनी खेल हुआ करती थी, गैंग वॉर्स हुआ करते थे, जी उन बिल्कुल गैंग वॉर्स को तो रोक दिया, लेकिन ये जो संपत्ति बनाने का जो धंधा था, उस पर कोई नियंत्रण कायम नहीं 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 हो कर पाए सका, जी क्योंकि इसका इसका लिंक जो था वो साउथ अफ्रीका से लेकर के यूरोप से लेकर ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। तो हम्म आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उसके हाथ बहुत ही लंबे रहे हैं। बिल्कुल हालांकि इंडिया ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के जरिए उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, उसके कुछ लोगों को पकड़ा भी, जी लेकिन फिर भी आप जिसमें से जानते हैं कि छोटा 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 राजन जो है आई थिंक छोटा राजन छोटा राजन जी हाँ छोटा राजन जो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बनकर जो है फिर वो सामने भी आया लेकिन मृत्युंजय बॉलीवुड के साथ जी जो कनेक्शन रहा है अंडरवर्ल्ड का वो जो है वो हमेशा से ही बहुत इंट्रीगिंग रहा है आपने बोला है कि हाँ जिस तरीके से पायरेसी के मामले में या फिर फिल्मों के इंटरनेशनल राइट्स को लेकर याद है हमें कि भाई राकेश रोशन पर भी जो है गोलियां चलवाई गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म जी जो उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था ऋतिक रोशन को कहो ना प्यार है उस मूवी के इंटरनेशनल राइट्स को किसी गैंगस्टर को बेचने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था लेकिन जो है वो उसके आगे झुके नहीं और फिर उसके बाद उन पर शूट आउट भी हुआ लेकिन वो उस शूट आउट में बाल बाल बच गए हालांकि बाबा सिद्दीकी इतने ज्यादा जो है भाग्यशाली नहीं रहे। भाग्यशाली नहीं रहे हालांकि ये नहीं कह सकते हम कि भाई उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट था लेकिन हाँ कहा यह जाता है कि बाबा सिद्दीकी और जो है एज अ मिडल मैन जो है वो एक्ट करते थे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में उन काफ़ी जो है उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बनाई और खुद बाबा सिद्दीकी जो है पहले कांग्रेस में थे अभी कुछ ही समय पहले वो शरद पवार की एनसीपी में उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन भी लगा हुआ है जो कि है एक स्लम को जो डेवलप करने की एक स्कीम थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की उसके अंदर करीब करीब 200 करोड़ से ऊपर का जो है स्कैम भी जो है उनके नाम पर है और उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का चंक जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच भी कर रखा था देखिए, बाबा सिद्दीकी, ये जियाउद्दीन सिद्दीकी इनका असली नाम है, और ये हमारे बिहार के शायद ये सीवान या छपरा, सीवान क्षेत्र से आते हैं। जी तो
ये जो पूर्वांचल से कुछ लोग वहां पर गए, जिनमें से कि ये 3 मुस्लिम वहां पर लोग जाते हैं और ये वहां पर जाकर के एक अलग किस्म से अपना मुस्तकबिल या यूं कहें कि अपनी तकदीर को चमकाते हैं। जी वैसे जाने वाले लोगों में तो ये भी था, ये जो आजमगढ़ का था जिसके ऊपर की इल्जाम है, जिसने गुलशन कुमार की हत्या की थी। जी आ, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, जो मोनिका बेदी के साथ अटैच था। तो वो बंदा भी था, लेकिन वो वहां जाता है और पंचर बनाते बनाते वो वहां का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। हम्म तो आ, उसने उसने भी वहां पर जाकर के ये तमाम चीजें की थी। गुलशन कुमार की हत्या भी जी इन्हीं मामलों में हुई थी। तो आगे चल करके अब जरूरत पड़ी बॉलीवुड वालों को अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कोई डील करा दे उनकी, जिससे कि उनकी जिंदगी बच सके, जी क्योंकि एक कंफ्यूजन में भी बहुत लोगों के मरने की स्थिति आ जाती थी, हम्म क्योंकि कोई सीधे कांटेक्ट हो नहीं पाता था, और अगर कोई सीधे कांटेक्ट करता था और इनको भरोसा नहीं होता था कि कांटेक्ट करने वाला जेन्युइन किसी बड़े गैंगस्टर का आदमी है या छोटा मोटा वो आदमी है। जी तो इस वजह से उसको तय करने के लिए आराम से दोनों पक्षों के बीच बातचीत करके, और ऐसा कहा जाता है कि लेन देन का मामला सेटल कराने वाले यही 3 लोग थे, जिनमें ये ऐसा कहा जाता है, जी जिनमें कि नाम अक्सर उभर कर सामने आया, और इसी के दम पे ये ताकतवर भी हुए। हम्म और अभी इनमें से 2 लोगों के ऊपर तो इसका केस भी चल रहा है, और इन्होंने बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति बनाई। जी इनमें एक थे आपको यही जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिनको कि बाबा सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है, और दूसरे रहे हैं आपको ये नवाब मलिक। नवाब मलिक ने तो हाल के समय में बहुत ही सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी दाऊद परिवार के लोगों से। और तीसरे रहे हैं आपको अबू आजमी। जी और तीनों बहुत ताकतवर हैं, और फिल्मी दुनिया के लोगों के साथ इनका बड़ा ही करीब का एक राफ्ता कायम हो गया। ये देखिए, आपने सुना होगा कि जैसे सलमान खान के मामले में जी तो सलमान खान भी कई लोगों की तकदीर को बिगाड़ने वाला इंसान के तौर पे उसको जाना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत जिस सारे आदमी उभरते को सितारों का जो है उन्होंने करियर खत्म किया है। खत्म किया, तो जो आदमी अगर उसके उस आदमी के गुड बुक्स में नहीं है, और बहुत ज्यादा इगोइस्टिक आदमी, जैसा लगता है जैसे कि वो एक दूसरी दुनिया में जीने वाला, इंसान को इंसान नहीं समझने वाला, तो उस किस्म का आदमी रहा। और उसने उसके ऊपर कई तरह के ऐसे आरोप लगे, चाहे विवेक ओबराय का मामला ले लीजिए, या फिर आप दूसरे ये अनुराग कश्यप का भाई था, विवेक कश्यप या कुछ ऐसा नाम है, जिसने कि दबंग 1 को डायरेक्ट किया था। अच्छा उस बंदे के उन्हें तो अपनी पूरी कहानी बताई कि इसने तो मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, क्योंकि एक किसी फिल्म के लिए उन्होंने उसको पैसे दिए थे, और फिर अचानक से प्रोजेक्ट किसी बात पर नाराज होकर के वापस कर लिया, और उससे बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने वापस वसूले, और पूरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, बीबी उसको छोड़कर चली गई, पूरा परिवार उसका बिखर गया, तो पूरी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ऐसे लोग रहे हैं ये सब लोग। तो देखिए, अब मामला आता है कि बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई है, आखिर उसकी नजर क्यों पड़ी है। तो जी अब मुंबई में एक नया निजाम, अंडरवर्ल्ड का नया निजाम अभी तक कोई आया नहीं था, और पुराना निजाम जो था, अब वो एक सेट पैटर्न पे अपना काम कर रहा था, और शायद ऐसे ही कुछ लोगों के दम पर वो अभी टिका हुआ था। तो अब लग रहा है जैसे कि मुंबई पर कब्जे के लिए पंजाब हरियाणा के जो ये वॉर लॉर्ड्स हैं, हम कह सकते हैं, या गैंगस्टर्स, जो कि खुद उनकी पंजाब और निगाह हरियाणा है में बैठते नहीं है मृत्युंजय, इनका जो ठिकाना है वो कनाडा वो और कनाडा में। कनाडा में ज्यादा है। जी, लेकिन है वहीं से, इनका इनका जो मूल भूमि है इनकी, जी तो है तो वहीं पर, वहीं से है, उसी जगह से है। यानी ये पंजाब और हरियाणा के ही ये लोग हैं। जी बिल्कुल तो वहीं के गैंग्स अब चाह रहे हैं कि मुंबई में जिस तरह से फिल्मों का बाजार फ्लरिश कर रहा है, जिस तरह से प्रॉपर्टी को लेकर के नए नए प्रोजेक्ट वहां पर सामने आ रहे हैं, डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा वहां पर पूरी तरह से आपको ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है मुंबई, वो तो है ही अपने आप में। जी बिल्कुल और इंडस्ट्री, भारत का इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा जो शहर है वो तो अपना है ही। तो वहां पर पैसे की अकूत संभावना है पैसे बनाने की।
और इसी के दम पे धीरे धीरे वो चाहते हैं, दे वांट टू मेक इनरोड्स इन ऑल दिस। जी बिल्कुल। और इसी वजह से ये लोग ये इस कोशिश में थे कि वो सलमान, मुझे नहीं लगता देखिए कि वो ब्लैक बक का मामला रहा होगा। नहीं दरअसल नहीं, क्योंकि सलमान खान नहीं ने मतलब क्योंकि मृत्युंजय जब वो लाइमलाइट में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई आया, क्योंकि उसको पकड़ा गया था वहां पर मेरे ख्याल से कोर्ट के बाहर जो है उसको पकड़ा गया था, क्योंकि और उसने खासकर ये बयान दिया था, उसका वो बयान काफी पॉपुलर हुआ था। उसने बोला था कि मैं सलमान खान या तो हमसे माफी मांगे या फिर जो है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरीके का जो है उसने एक बयान दिया था। और सिद्धू मूसेवाला के असैसिनेशन के बाद भी उसने काफी बार जो है सलमान खान को टारगेट किया, और उसने बोला कि सलमान खान जो है वो मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। तो ये काफी सारी चीजें थी जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने बोली थी, और इसी वजह से जो है वो प्रोमिनेंस में आया। हालांकि अगर आपको याद हो या नहीं याद हो कि एक जर्नलिस्ट है एक काफ़ी जाने माने पब्लिकेशन के टीवी न्यूज़ चैनल के, और उन्होंने जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, जेल में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक इंटरव्यू किया था। और उसके जी बाद हाँ। जी हाँ, और उसके बाद जो है एक प्रोब भी स्टार्ट हुई कि किस तरीके से जेल में बैठे हुए किसी कोई एक गैंगस्टर जो है एक जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू दे रहा है। और ये भी नहीं कि वो जर्नलिस्ट ने जो है वहां पर जेल में जाकर उससे वो इंटरव्यू लिया हो, ये इंटरनेट के थ्रू इंटरव्यू हुआ था। तो ये भी जो है काफी इस तरीके की बातें हुई थी। लेकिन हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ने बार बार ये कहा है कि वो सलमान खान को छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए सलमान खान का जहां तक सवाल है, तो सलमान खान इस समय वहां बॉलीवुड की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला सबसे ताकतवर आदमी है। जी मैंने बॉलीवुड का सबसे ताकतवर चेहरा है एक तरह से। जी बिल्कुल। और इन सब के अपने एक यूं कहें कि इनका एक गुटबाजी चलती है। और ये सब आपस में मिल करके, आपको मैं एक बात बता दूं, जी एक तरफ सलमान खान है जिनका की फिल्म के प्रोडक्शन से लेकर के और एक्टिंग से लेकर हीरो हीरोइंस के करियर बनाने तक में इस बंदे का बहुत मजबूत हाथ है। इसके बाद ये यशराज बैनर्स हैं। इसके बाद आपको ये करण जौहर का जो प्रोडक्ट धर्मा प्रोडक्शन है। जी तो ये सारे प्रोडक्शन कंपनियां ऐसी हैं जिन लोगों ने की अपनी मोनोपोली पूरी तरह से स्थापित कर ली है। आपको याद होगा कि फिल्में कला की चीजें होती हैं, और एक जमाने में 60 50 60 और 70 के दशक में भी कई कई स्तर के फिल्म मेकर्स होते थे, और सबका बहुत सम्मान होता था। जी जिसमें कि छोटे बजट वाले होते थे, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य जी, ऋषिकेश मुखर्जी। जी तो ये लोग छोटे बजट की फिल्में बनाते थे, और वो फिल्में भी चलती थी। एक तरफ एक लेवल के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, दिलीप कुमार कभी हुआ करते थे, राजेंद्र कुमार होते थे। तो एक दूसरे लेवल पे आम आदमी का चेहरा लिए अमोल पालेकर भी हुआ करते थे। कैन यू इमेजिन कि आज जिस तरह से बॉलीवुड को संगठित तौर पे चलाया जा रहा है, पूरी तरह से एकदम से क्लोज करके कि हम जो चाहेंगे वही तभी पत्ता हिलेगा यहाँ का। जी बिल्कुल। वैसे में आज के दौर में अमोल पालेकर जैसा कोई कलाकार के आज के दौर में पैदा हो सकता है? जी बिल्कुल पूरी नहीं। तरह से चकाचौंध की दुनिया में इसे डुबो दिया गया है। पहले पैरेलल सिनेमा बना करती थी, जिसमें कि श्याम बेनेगल जैसा व्यक्ति जो बहुत कम बजट की फिल्में लेकर के आते थे, और उन्होंने कई सारे कलाकार पैदा किए बॉलीवुड को। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए जिस तरह से उन्होंने फिल्में बनाई, जैसे अंकुर फिल्म बनाया उन्होंने, जी निशांत फिल्म बनाई। तो ये तमाम फिल्में, इसके बाद प्रकाश झा की शुरुआती फिल्में जो थी, जी तो ये अब बड़े बजट, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, और उसके इंटरनेशनल राइट्स और तमाम चीजें। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड जो है अब पूरी तरह से एक ऐसा बंद दरवाजा बन गया है, जहां पर कि आप अगर चरण चुंबन करने को 4 5 लोगों का तैयार है, उनके पैरों में झुकने को अगर आप तैयार है तो। और ऐसे लोगों के बीच एक सबका दोस्त अगर कोई था तो बाबा सिद्दीकी था। जी ये बिल्कुल। आदमी जिस तरह से अपनी पार्टियों में लोगों को बुलाता था, बॉलीवुड के लोगों के बीच एक चकाचौंध भरी जिंदगी ये शख्स जिया करता था। इस इंसान की पैठ राजनीति में भी थी, और साथ ही साथ ये जो परिणति है, ये हम कह सकते हैं कि घूम फिर करके इन्हीं के ऊपर आना था।
जी, क्योंकि यही कहा जा रहा है मुझे मृत्युंजय, ऐसा यही कहा भी जा रहा है कि भाई वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी का बुरा करते हैं तो उसका बुरा जो है आपको 10 फोल्ड मिलता है। तो यही जी कई मैंने कुछ जगह ये देखा और पढ़ा भी कि भाई लोगों ने कहा कि जिस तरीके से बाबा से, और एक वो कहावत भी है, यू लिव बाय द बुलेट यू डाई बाय द बुलेट। तो वही वाली बात है कि आप जिस तरीके की जिंदगी अपने लिए चूज करते हैं, आप जिस तरीके का रास्ता जी चलते हैं, वही रास्ता जो है फिर वो आपके लिए लाइफ में आगे जो है वो बनकर निकलता है। लेकिन हाँ, इस मामले से एक बात तो ये साफ हो गई है मृत्युंजय कि एक बार फिर जो है ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो गुंडा एलिमेंट है, जो ये गैंगस्टर एलिमेंट है, ये अपनी कोशिश कर रहा है मुंबई में पैर पसारने की। क्योंकि ये जिस तरीके से 2 महीने की रेकी करके, जिस तरीके से आप किसी पॉलिटिशियन, मैं यहाँ पे यही बोलता हूँ कि एक पॉलिटिशियन को आपने असैसिनेट किया और जिसको वाइज कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो ये दर्शाता है कि शायद मुंबई पुलिस जो है वो थोड़ा सा लैक लस्टर हो गए हैं। वो शायद ये भूल गए हैं कि मुंबई एक ऐसी सिटी है जहां पर अभी भी कहीं छोटे छोटे ही सही इलाकों में ही सही, लेकिन हाँ, अभी भी ये जो गुंडा एलिमेंट है, जो एक गैंगस्टर एलिमेंट है, ये अभी भी प्रेवलेंट है। देखिए, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो देखना होगा कि आम लोगों की क्या स्थिति है। जी रही बात हत्या होने की वीआईपीज की, तो आप तो जानते हैं कि इसी देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है, राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, जी, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी दो है। दो दो बहुत पूर्व पुराने दशक में प्रधानमंत्री। हमारे बिहार के जी जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे और बहुत ही पावरफुल सेंट्रल पॉलिटिशियन थे, सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनका था। वो थे ललित नारायण मिश्र, जी जो जगन्नाथ मिश्र के बड़े भाई हुआ करते थे। जी उनकी हत्या हो चुकी है। देखिए, वीआईपी हो या एक साधारण शख्सियत हो, हत्या तो कभी भी किसी की भी हो सकती है। जी लेकिन कुल मिलाकर के मामला ये है कि बाबा सिद्दीकी जैसे लोग जिस तरह से उभरे हैं, उस वो जो रास्ता दिखाई देता है उनके उभार का, जिस तरह से इन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टीज बनाई, अपने लिए अपनी ताकत उन्होंने स्थापित की मुंबई में, जी वो कुछ जरूर उसमें बहुत सारी चीजें फिशिंग डायसी, ऐसा लगता है कि वो साफ सुथरा मार्ग नहीं रहा है। जी बिल्कुल। और इन लोगों ने बॉलीवुड में बहुत तरह के ऐसे कर्म और कुकर्म किए होंगे जिसकी वजह से पैसे का इतना बड़ा साम्राज्य बना है। और जहां पर पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व होगा, वहां पर एक बात जान लीजिए कि गिद्ध आएंगे और वो चोंच मारेंगे। अगर आप लाशें गिराएंगे एक किसी तरीके से, नैतिक अनैतिक तरीके से, ये जो पैसे अगर इस तरह से पनपेंगे जी बिल्कुल। और मोनोपोलाइज करके, सिस्टम को पूरी तरह से मोनोपोलाइज करके, अब बताइए कि गरीबों के लिए जो स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो चल रहा है वहां पर, जी बिल्कुल। उसमें कहा जा रहा है कि इस बंदे ने अपनी ही एक कंपनी बना ली थी, अपनी मुखौटा कंपनी, और उसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया। हम्म। तो इस तरीके से आप पैसे बना रहे हैं सिनेमा के अंदर, इंटरनेशनल राइट्स में आप क्या कुछ कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, ये हमें ज्यादा इसकी जानकारी नहीं होती। ऐसी घटना घटने के बाद मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग को कुछ थोड़ी बहुत बातें पता चलती हैं। जी लेकिन जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो जेल में भले बैठे हो, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास ही हैज गॉट 700 शूटर्स, जी जिसके पास 700 शूटर्स हैं। अब इतने ज्यादा शूटर्स जिसके पास होंगे, तो वो तमाम चीजों की जानकारी रखता है, रेकी करा लेगा आपका, आप कब कहाँ जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह से रहते हैं। अब देखिए, भारत में तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सादगी भरी जिंदगी जीते हैं, जी बिल्कुल। लाइमलाइट से दूर रहते हैं। जी। तो उनके ऊपर तो किसी तरह का ऐसा प्रेशर नहीं होता। हम्म। देश में नए नए राजनेता आ रहे हैं, पनप रहे हैं, उभर रहे हैं। अभी शुक्र है हमारे लिए कि राजनीति का क्षेत्र अभी वैसा मोनोपोलाइज नहीं हुआ है। नई पार्टियां आती रहती हैं जी और अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन जहां तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, जहां पर प्रॉपर्टी का मामला है, रियल एस्टेट का मामला है, वो एक बंद पूरी तरह से दरवाजा है। उसके अंदर घुसने के लिए आपको उसको तोड़ना होगा और तभी जाकर के आप भीतर घुस करके अपने लिए कुछ संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। ऐसे में एक ताकतवर व्यक्ति के ऊपर दूसरे ताकतवर का हमला होना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है ये इसी की परिणति है कि मुंबई में जो पैसे का कारोबार है और तमाम क्षेत्रों में जो पैसे का कारोबार है, ये इन्हीं कारोबार की बदौलत आज मुंबई अपने आप में बहुत हमेशा से ही
बदनाम रहा है दाऊद इब्राहिम के जमाने से ही। जी और अब बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम की पकड़ कमजोर अगर पड़ना शुरू हुई है, तो ये सलमान खान के जरिए, अभी तो ये बंदा सलमान खान को आजमा रहा है मुझे लगता है। मेरे को लगता है मृत्युंजय, लेकिन बट मुझे मृत्युंजय ऐसा भी लगता है कि कहीं ये जो इंसिडेंट है, ये जो शूट आउट हुआ है, कहीं इससे मुंबई में एक बार फिर से वो 90s का दशक जो है वो वापस ना आ जाए। जिस तरीके से मुंबई में खुलेआम शूट आउट हो जाया करते थे, अखबारों में आप पढ़ते थे कि भाई फला इलाके में दो गुटों के बीच जो है वो गैंग वॉर हो गया। तो ऐसी नौबत मुंबई में एक बार फिर से ना आ जाए, इसका भी जो है एक डर बना हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हालांकि मुंबई का अभी कोई वैसा गैंग हमारी जानकारी में या कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा। ये अगर लॉरेंस बिश्नोई का काम है अगर इसके पीछे, तो वो सीधे बड़े लोगों पर अभी हमले करेगा। और वहां पर कोई गैंग ऐसा सक्रिय नहीं है जिसके गुर्गे सरेआम या फिर वहां पर दिन हो सकता है दहाड़े कि इस इंसिडेंट के बाद जो है पूरी खेल। शायद कोई ऐसा जो है मामला सामने आ जाए, या फिर जो ऐसे सो कॉल्ड स्लीपर सेल टाइप का कोई ऐसा गैंग ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक बार फिर से सक्रिय हो जाए। होने को देखिए बहुत कुछ हो सकता है। जी लेकिन इस मामले में मेरा ये मानना है कि सरकार के पास इस समय शुरुआती दौर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसी परिस्थिति के शुरू होने के साथ ही वो इसके ऊपर रोक लगाए और सख्ती से वैसे ही कदम उठाए जैसा कि 90 के दशक में शिवसेना भाजपा की सरकार ने वहां पर सख्ती दिखाई। और कम से कम मुंबई में काफी हद तक उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जी कुछ वैसी ही भूमिका निभानी होगी, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पूरे भारत में बिश्नोई गैंग को लेकर के और बहुत ही ज्यादा डर की स्थिति बनी हुई है। कभी सलमान खान के घर के बाहर ये हमले हो जाते हैं, जी कभी किसी के ऊपर गोलीबारी हो जाती है, कभी किसी के ऊपर। मुझे लगता है कि इनके ऊपर, बाबा सिद्दीकी के ऊपर पहले भी गोलीबारी हो चुकी है। जी इनके उनके ऊपर ऊपर पहले जी भी। कि उनको कुछ दिनों पहले थ्रेट आया था। ये बात कही जा रही है कि भाई उनको कुछ दिनों पहले जो है थ्रेट जरूर मिला था, लेकिन हाँ उसके बाद ही उनको मुंबई पुलिस ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है प्रदान करी थी। लेकिन अब ये अभी आई थिंक इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि क्या किस तरीके से जो है ये बदमाशों ने जो है इन्फिल्ट्रेट किया, क्योंकि यहाँ पर 3 शूटर्स की बात कही जा रही है। तीन में से 2 को जो पुलिस ने पकड़ लिया है, एक हरियाणा से है और एक शायद पंजाब इलाके से है। पंजाब एक से है। जी ये तो तय है कि मुंबई का लोकल गैंग नहीं है। जी बिल्कुल, ये ये पक्की और बात ये है कि ये, सुपारी हाँ, ये बाहर गिरी से का भेजा मामला है। गया है, ये बाहर से भेजा गया है। तो अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में पहली बात तो ये कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या नया रूप लेती है, और सेकेंडली जो हम जी लोगों ने जो बात कही कि भाई अब वो होता है ना कि आप एक तरीके से कंप्लेसेंट हो जाते हैं। और ये मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई पुलिस की तरफ से बात भी कह रहा हूँ, और ये मैं जो वहां पर सो कॉल्ड छोटा मोटा जो माफिया इस समय जो है मुंबई में चल रहा है, जो क्राइम वहां पर चल रहा है, वो भी जो है कंप्लेसेंट था। जिस तरीके से आपने बात करी कि भाई उनकी अपनी तरीके से एक पटरी पे गाड़ी चल रही थी, वो अभी जो है वो शांत बैठे हुए थे। लेकिन क्या आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइज क्राइम एक बार फिर अपना एक गंदा सिर उठाएगा मुंबई में, ये देखने वाला बात होगा। लेकिन बहरहाल राजनीति पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हमारे पास इतना ही समय था। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश।